हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 4 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और इसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, जो कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, असाइनमेंट के रूप में आपको आंसर देना है 2,500 से 3,000 शब्दों में। तो दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन के कारणों की विवेचना करें। तो इसका क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में आगे विभिन्न कारण जो हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आगे आंसर पर जाने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चैनल पर हम पहली बार आए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशन को जो है ऑल कर दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो के लिए आएगा। तो चलते हैं अब इसका आंसर के रूप में। पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। नेपोलियन प्रथम के पतन में नाविक शक्ति का हाथ था कि नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन है। नेपोलियन प्रथम के पतन के कारणों पर विचार कीजिए, यहाँ भी वही कारण आएगा। स्पेन व्रण तथा रूसी अभियान से नेपोलियन का सर्वनाश हुआ, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। ये सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि टिलसिट में नेपोलियन उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका था, इस कथन की व्याख्या कीजिए और उन कारणों को व्यक्त कीजिए जिन्होंने उसको उसके स्थान से च्युत किया। पराकाष्ठा मतलब हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, और च्युत का मतलब वहां से गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। यानी कैसे पतन हुआ, कैसे डाउनफॉल इनका हुआ, उसको बताना है। तो ये प्रश्न है और प्रश्न का इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि 1807 ईस्वी में टिलसिट की संधि के समय नेपोलियन की शक्ति उन्नति की चरम सीमा पर थी, पहुंच चुकी थी। उस समय इंग्लैंड को छोड़कर समस्त यूरोप उसके अधीन था। वह फ्रांस का सम्राट, राइन राज्य संघ का संरक्षक तथा इटली का राजा बना हुआ था। रूस जैसा विशाल देश उसका मित्र बना हुआ था। अब उसको कहीं कोई रोकने वाला नहीं था। तो फिर वो कैसे उनका पतन हुआ, अभी पूरा पढ़ेंगे नहीं, इसको आपके सामने रखते जाते हैं। आप इनसे जो है पढ़ करके समझ लीजिए और फिर अपने भाषा में लिखिए। अगर आपको इसी से लिखना है तो वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते बढ़ते लिख सकते हैं। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। महाद्वीपीय व्यवस्था उस समय कैसा था? ये सब कारण में है कि उस समय का महाद्वीपीय व्यवस्था क्या था जिसके कारण उनकी स्थिति खराब हुई। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा हो। हाफ चूँकि पैराग्राफ बड़ा है तो उसको हाफ करके दिखाते हैं आपको। फिर आगे हाफ पैराग्राफ यहाँ देख लीजिए। पहला पॉइंट हुआ महाद्वीपीय स्थिति, और दूसरा पॉइंट फिर है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षा भी जो है व्यक्ति को कभी कभी अति महत्वाकांक्षा बर्बाद कर देता है। तो अधिनायक बनकर नरसंहार करना, ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा करके। ठीक है, इतना। नेपोलियन बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जिनके महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहेगा वही कुछ करता है, ये भी सही है। वह एक महान साम्राज्यवादी था। उसके महत्वाकांक्षाओं का किसी भी समय अंत नहीं हुआ। इंग्लैंड के अतिरिक्त समस्त यूरोप पर उसका प्रभाव था और सभी देश उसकी आज्ञा का पालन करते थे, पर इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं हुए और इंग्लैंड पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और यही पतन का कारण बना। वह अलेक्जेंडर महान, जो सिकंदर कहा जाता है, उसके समान संसार में नाम करना चाहता था। वह मिस्र था भूमध्य सागर जो है पर अपना एकाधिकार करना चाहता था। भाई अपने उनके पास योग्यता थी, वो चाहता था ऐसा करना, सफल नहीं हुए, ये अलग बात है। तो लेकिन उनके कारण इनका पतन हुआ। अगर चाहते तो संतुष्ट होकर के रह सकते थे। वो पूरे संसार पर अधिकार जमाना चाहते थे। तीसरा है
अधिनायक बनकर नरसंहार करना। नरसंहार करना मतलब नरों का संहार, मानव को अधिक से अधिक मानव को मारना। जो भी दुश्मन देश है, जो भी इनके बात को नहीं मानने के लायक है, उन सबको मार देना, हत्या कर देना। ये आप बड़े आदमी बन गए, आप सबका मालिक बन करके अपने बच्चों को मारेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। एक दिन बदले की भावना सबके मन में आएगी। तो उनका जो रक्षात्मक उद्देश्य था पहले, वो धीरे धीरे आक्रमणात्मक हो गया। अब वो आक्रमणकारी बनने लगे। लाखों नए सैनिक को भर्ती करना पड़ गया। लोग युद्ध में भाग लिया, बहुत मरा भी, बहुत नर का मनुष्यों का हानि हुआ, नरसंहार हुआ। युद्ध कभी भी सृजन को नहीं दिखाता है, ये विनाश को ही आगे करता है। नेपोलियन ने अपनी अधिकांश सेना को विजित प्रदेशों तथा अधीन राज्यों में रखा था, क्योंकि वहाँ पर, जिससे उसकी विशाल सेना का भार फ्रांस को न सहन करना पड़े। और जहाँ जीत करके वहीं पर सेना रख देता था, उस पर भार दे देता था सेना का, तो वो लोग उस फिर भले बदला नहीं ले पाता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसके प्रति घृणा करते थे। और इसके कारण राष्ट्रीय भावनाओं का वो वहाँ लोकल राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और सभी लोग मिलकर के आंदोलन करने लगे। जिसने फ्रांस की क्रांतिकारी सेनाओं का स्वागत किया था, अब उसी के बंधनों से मुक्त होने का सभी लोग प्रयत्न करने लगा। नेपोलियन ने कहा था कि परमात्मा बड़ी सेना के साथ चलता है। अतः जब नेपोलियन की कई युद्धों में भयंकर पराजय हुई तो स्पष्ट है कि उस परमात्मा उसके साथ न होगा। अब वो हारने लगा था। फिर है कि मानव बुद्धि का सीमित होना। यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो, उसकी बुद्धि एक सीमा पर जाकर सीमित हो जाती है। नेपोलियन एक अत्यंत प्रतिभावान व्यक्ति था, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक मनुष्य ही तो था। उसकी बुद्धि की भी कहीं न कहीं सीमा तो थी। उसके लिए सब कुछ स्वयं करना असंभव था। उसके पास बहुत काम रहते थे, अतः उनमें से कुछ कार्यों में वह असफल रह गया। ये कारण तो सबके साथ होता है। जल सेना की दुर्बलता। उसकी जो सेना थी, तो उसमें जल सेना बहुत मजबूत नहीं थी, दुर्बल सेना था। इंग्लैंड की जल शक्ति की अपेक्षा वो दुर्बल था। इंग्लैंड आप जानते हैं कि वो द्वीप समूह टाइप का है, पानी के बीच में है। उस समय इंग्लैंड की जल शक्ति यूरोप में ही नहीं, पूरा विश्व में श्रेष्ठ था। तो जल शक्ति के द्वारा ही वह फ्रांसीसी आक्रमण से भी बचा हुआ था। नेपोलियन के पतन में इंग्लैंड की जल शक्ति ने विशेष भाग लिया था और इसी के आधार पर महाद्वीपीय व्यवस्था को उसने ठुकरा दिया कि पूरा यूरोप महादेश का जो है नेपोलियन हीरो बन जाए, ऐसी व्यवस्था उसने नहीं स्वीकार किया था। और अपने शक्ति के द्वारा अपने जनता के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं को इकट्ठा कर सका था। इंग्लैंड ने अपने जल शक्ति के बल पर ही प्राय द्वीपों के युद्ध में भाग लिया था, और उसके पास शक्तिशाली जहाजी बड़ा न होता तो न वह अपने देश का रक्षा कर पाता, न ही नेपोलियन की सेना और धन का विनाश कर पाता। मतलब जल शक्ति का भंडार जो है इसके पास था। जल सेना का इंग्लैंड के पास ज़्यादा पावरफुल सेना था, तो वो भी एक कारण बना नेपोलियन के हार के लिए। नेपोलियन की धार्मिक नीति क्या है, इसको देखा जाए तो धार्मिक नीति इनका उदार था। उसने फ्रांसीसी जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की हुई थी और पोप का स्थान चर्च के बिशपों में अस्थायी बनाया हुआ था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। परंतु बाद में प्रायद्वीपीय प्रथा के कारण उसका पोप से झगड़ा हो गया। पोप ने नेपोलियन के इस नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने नाराज होकर उसे बंदी बना लिया और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। रोमन कैथोलिक जनता को नेपोलियन का यह कार्य बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसके पोप को उसने बंदी बनाया था, इसलिए पोप ने उसे धर्मद्रोही कहा। समस्त यूरोप के पादरियों ने उसे नास्तिक, धर्म का शत्रु आदि नामों से सुशोभित किया और उसके विरुद्ध प्रचार करने लगे। नेपोलियन ने चर्च पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया और पादरियों की नियुक्ति राज्य द्वारा घोषित की। अतः पोप के इस विद्रोह के कारण नेपोलियन का पतन हो गया। धार्मिक नीति में थोड़ा सा वो बाद में टाइट हो गए थे। नेपोलियन का अहंकार भी एक पॉइंट है।
कि जैसे जैसे उन्नति करते गया, उसका विकास होते गया, तो उसके साथ घमंड भी बढ़ते गया। और वो जो जो भी करता था उसको लगता था कि हम सही कर रहे हैं। अब वो किसी से सलाह भी नहीं लेने लगा। घमंडी व्यक्ति किसी से सलाह लेना उचित नहीं समझते हैं। उनके साथ तालेरा और फौज जैसे व्यक्ति था, उसका भी अब वो सलाह नहीं लेता था। और सलाह जब नहीं लेगा तो निर्णय में कुछ त्रुटि रह सकती है। कई लोगों के साथ जो मिलकर निर्णय लिया जाता है वो हमेशा अच्छा रहता है, अकेले निर्णय सही नहीं होता। नेपोलियन ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि कब लोमड़ी की खाल को शेर की खाल से बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा चला नहीं। 8वां पॉइंट है नेपोलियन के विजित प्रदेशों में भक्ति का अभाव। वहाँ पर वो कोई जीत करके आया तो उनके प्रति अगर उदार नहीं रहिएगा तो वो आपको अपना राजा दिल से नहीं मानेगा। यही था कि इनके प्रति भक्ति अन्य विजित प्रदेशों में नहीं थी। नेपोलियन की स्पेनिश जो नीति थी वो भी ठीक नहीं था। एक पेज में देख लीजिए इसको। जब नेपोलियन को अपने गुप्तचरों द्वारा यह पता चला कि स्पेन में अंग्रेजी माल चोरी चोरी आता है और वहाँ से अन्य भागों में भेजा जाता है, तो उसने वहाँ के राजा को पेंशन देकर इटली भेज दिया। युवराज फर्डिनैंड को फ्रांस के एक प्राचीन किले में कैद कर दिया और अपने भाई जोसेफ को वहाँ का शासक बना दिया। इससे स्पेन की जनता में जो राष्ट्रपिता की और देशभक्ति की भावनाएं ज़्यादा उत्पन्न हो गई अपने राजा के प्रति, और सारा स्पेन उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, नेपोलियन के विरुद्ध। स्पेन के समान जर्मनी और प्रसा में भी राष्ट्रता की भावनाओं का जागरण हुआ। तो राष्ट्रता की भावना जहाँ जहाँ उजागर हुई बढ़ी, वो सब विदेशियों को खदेड़ भगाया। अभी भारत में भी तो यही हुआ था। नेपोलियन ने अपने शत्रु को अपने से नगण्य समझा। अपने शत्रु को इसने बेकार समझा था, कमज़ोर समझा था। अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये उसकी भ्रामक नीति थी। उसके ही शब्दों में कहा गया है कि मैं अनुभव करता हूँ कि हरकुलिस के स्तंभ स्पेन में मौजूद है, पर मैं अपनी शक्ति की कोई सीमा नहीं देखता हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है जो स्पेन के इन कायर सामंतों की सेना के समान हो। मतलब वो दूसरे को कायर समझते थे, कमज़ोर समझते थे। रूस पर आक्रमण करना महान भूल। रूस उसका मित्र राष्ट्र था और उस पर आक्रमण कर दिया, तो ये उनका एक भूल के रूप में साबित हुआ। ऐसे समय में आक्रमण करने के बाद सैन्य शक्ति नष्ट हो गया, जो उनको बहुत आवश्यकता था। विशाल साम्राज्य का यहाँ पर पतन हो गया। थॉमसन के शब्दों में कहा गया कि 1812 का वर्ष जो है नेपोलियन के लिए जीवन का जटिल वर्ष था, किंतु परिवर्तन मास्को के बाद हुआ, पहले नहीं। चैपल लिखते हैं कि मास्को से लौटने के पश्चात जो लोग नेपोलियन के सन्निकट थे, उन्होंने उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में एक महान परिवर्तन देखा। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस दुर्भाग्यपूर्ण समय के पश्चात उसके विचारों और चरित्र में वह तारतम्य और शक्ति देखने को नहीं मिली जो पहले थी। यानी जो है अब वो उनके मस्तिष्क के 100 ज्ञान तंतु केंद्रों में से आधे से अधिक अब स्वस्थ नहीं रह गए थे। कई तरह से वो विकृत हो गए थे, मानसिक स्थिति भी उनका दुर्बल हो गया था, और कहिए तो उम्र का भी प्रभाव पड़ गया था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी उनके पतन का एक कारण है। उसी समय ब्रिटेन में क्रांति हुआ, उद्योग धंधा वहाँ पर ज़्यादा हुआ। ब्रिटेन ने और उसके साथियों ने नया नया हथियार खरीद करके फिर इसका सामना किया। हेजन के अनुसार है क्या मत है उनका कि नेपोलियन के युग में इंग्लैंड के अंदर शक्ति से संचालित शानदार करघे, बड़ी बड़ी भट्टियाँ, भाप के इंजन बड़ी शीघ्रता से कार्य कर रहे थे। ऐसे देश पर सम्राट नेपोलियन की सेना अपना कुचलन का अभियान नहीं चला सकती थी। इस प्रकार इंग्लैंड की आय के नवीन स्रोत इंग्लैंड की सेना को मौजूद बनाए हुए थे, तथा उसके मित्रों की संख्या जो ईमानदारी से उसके साथ थे, नेपोलियन के पतन में सहायक हुई। उसके दोस्त मिलकर के इसको गर्त में पहुंचा दिया। क्रांति के उद्देश्यों का अंत। नेपोलियन ने क्रांति के पवित्र सिद्धांतों का अंत कर दिया था। उसने स्वतंत्रता को एकदम समाप्त कर दिया। वो एक स्वेच्छाचारी शासक था और उसका राज्य सेना पर आधारित था। न्यायालय पर उसका पूरा अधिकार था, मतलब ये तानाशाही बन गया था पूरी तरह से।
और वह अपने जीवन प्राचीन राजाओं के समान ही व्यतीत करता था। उसने कुलीनों को राज्य के उच्च पदों पर आसीन किया। वास्तव में नेपोलियन के शासनकाल में साधारण वर्ग के लोगों को कुछ भी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। ये भेदभाव समाज में उपस्थित कर दिया था। इसने ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा दिया था। फाच लिखते हैं कि नेपोलियन इस बात को भूल गया कि मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता। वह भूल गया कि युद्ध ही सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, क्योंकि शांति युद्ध से उच्च है। भूलने के का कारण हो गया कि अब वो अंत हुआ। तो निष्कर्ष यहाँ पर है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक अद्भुत प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति था। उन्होंने लगभग पूरा यूरोप पर उन्होंने शासन किया। उसमें अदम्य उत्साह एवं महान बौद्धिक शक्ति थी। उसने अल्पकाल में जो उन्नति की वह सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उसने अनेक गलतियां की और बार बार संभला भी, पर वह एक मानव ही तो था। उसकी शक्तियाँ ईश्वर के समान असीमित, अनंत तथा अस्थायी न थी। वह ईश्वर के समान हमेशा टिकाऊ नहीं रह सका। आयु भी उसकी 45 वर्ष की हो चुकी थी। 18 एवं 20 घंटे रोज परिश्रम करते करते वह थक गया था। उसके मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात करना प्रारंभ कर दिया था। उसके शत्रुओं की संख्या बहुत हो गई थी। अब वह अकेला रह गया था। ऐसी अवस्था में उसका हनन होना स्वाभाविक ही था। तो यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ और भी मटेरियल आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये निष्कर्ष लिखने के पहले पराजय के कारण में आप चाहें तो इसको भी जोड़ सकते हैं। देखिए नीचे और कुछ है। नेपोलियन का उत्थान और पतन चकाचौंध कर देने वाला उल्का के समान हुआ। यहाँ पर अलग पॉइंट है, यह अलग बुक से अलग चैप्टर से लिया गया है, तो इसलिए ये पॉइंट में नंबरिंग नहीं है। लेकिन असीम महत्वाकांक्षा को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा ऊपर में हो चुका है। दूसरा जो है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसी में ऐड करके थोड़ा सा दोनों को मिला करके लिखिएगा। और ये जो है चारित्रिक दुर्बलताएं, ये चर्चा नहीं हुआ है, तो ये जो है लिखने की आवश्यकता है। इसको बड़ा कर देते हैं। नेपोलियन के चरित्र में साहस, संयम तथा शौर्य कूट कूट कर भरा हुआ था, परंतु उसकी दृष्टि में घृणा उसका धर्म, प्रतिशोध उसका कर्तव्य तथा क्षमादान कलंक था। घृणा करना ही उसका धर्म था और कर्तव्य समझता था कि प्रतिशोध लेंगे, बदले की भावना करेंगे, और क्षमा करना उसके लिए कलंक के समान था, इसलिए किसी को क्षमा नहीं करता था वो। यद्यपि वह छल, कपट, चतुराई तथा चरित्र परखने में निपुण था, तथापि वह भावावेश में बह जाया करता था, थोड़ा भावुक था वो। नेपोलियन के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि वह संधि को सम्मानित समझौता नहीं मानता था, पराजित राज्यों की मैत्री पर भरोसा नहीं रखता था और उन पर थोड़े से संदेह होने पर भी आक्रमण कर देता था। तभी तो रूस पर आक्रमण कर दिया। किसी देश के मैत्री उसके लिए राजनीतिक आवश्यकता से अधिक नहीं थी। प्रोफेसर हॉलैंड बोलते हैं कि नेपोलियन का स्वभाव जो था वो जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का मुख्य कारण था। कभी उसका विरोध नहीं किया गया, अतः वह घमंडी और स्वाभिमानी बन गया था। उससे विश्वास हो गया था कि उसका जो है प्रत्येक कार्य का निर्माण ठीक होता है, मतलब जो भी करता है वो सब ठीक ही होता है, ये विश्वास उसको था। और वह स्वयं किसी तरह की भूल नहीं कर सकता है। फलस्वरूप वह अपने निर्णयों पर अडिग रहने लगा तथा सेनापतियों की राय की उपेक्षा करने लगा। अपेक्षा है, उपेक्षा लिख दीजिएगा यहाँ पे। यह उसका सबसे बड़ा जो है उसके लिए बड़ा अहितकर हुआ, ये हानिकारक हुआ उसके लिए। उसके सच्चे साथी उससे दूर होते गए कि हमारा बात तो मानता ही नहीं है। अपने संबंधियों के प्रति मोह में नेपोलियन की चारित्रिक दुर्बलता का प्रबल प्रमाण है। उसने अपने भाइयों को पराजित देशों का शासक बनाया, उसने उन्हें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाया, लेकिन उसके सारे संबंधी उसके साथ धोखा करते गए। ये अपना परिवारवाद देख रहा था और परिवार के लोग इससे धोखा कर रहे थे। इनकी सैनिक व्यवस्था जो थी वो त्रुटिपूर्ण थी। निरंतर ये युद्ध में भाग लेते रहते थे। फ्रांस की राष्ट्रीय भावना को सैन्यवाद में बदल दिया था उसने। फ्रांस के नागरिक सैनिक जीवन के लिए ललायत हो उठे थे। उस सेना ही सब कुछ था उस समय, और उसने विशाल सेना का संगठन किया। लेकिन जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ते गया, उसके सेना का संगठन और स्वरूप भी बदलता गया। आरंभ में उसकी सेना में केवल फ्रांसीसी सैनिक थे, परंतु बाद में उसमें जर्मन, इटालवी, पुर्तगाली, डच आदि भी सम्मिलित करते गए। जहाँ जहाँ जीतता था उसके सेना को भी अपने सेना में शामिल करते गए। फलतः नेपोलियन की सेना उनके अनेक राज्यों की सेना बन गई।
उसमें संगठन और एकता का अभाव हो गया। ऐसी सेना का उद्देश्य किसी सिद्धांत की स्थापना के लिए लड़ना नहीं, वरन लूटपाट करना या लूटमार करना ही हो गया था, और यही घातक सिद्ध हुआ। राष्ट्रता की भावना उसमें बची नहीं। बहुत युद्ध करते करते जो है थकान भी तो हो गया, और ये थकान इसका कारण बना पतन का। सोचने की समझने की शक्ति भी छीन होती गई। योजनाओं में फिर त्रुटि होने लगा। ये जो घमंडी हो जाता है वो फिर गलतियां बार बार करने लगता है। वो सोचता है कि जो हम किए वही सही है, फिर वो बहुत माइन्यूट लेवल पर सोच नहीं सकता है। तो ये सब कई कारण हुआ है। डॉक्टर स्लोन ने कहते हैं कि उसके पतन का समस्त कारण एक ही शब्द है, वो है थकान, एग्जॉस्शन। एग्जॉस्ट हो गया था पूरी तरह से। राष्ट्रीयता की लहर। नेपोलियन जहाँ जहाँ भी जीता था वहाँ पर इसका जो अपना इरादा था वो ठीक नहीं था। इस कारण से वहाँ का पब्लिक इसका विरोध करने लगा और राष्ट्रीय भावनाओं का वहाँ पर उदय हुआ, जिसका ये सामना नहीं कर पाया। पोप के साथ इसने दुर्व्यवहार किया था, ये चर्चा हो चुका है ऊपर में। समुद्र पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था, ये भी चर्चा हो चुका है। इंग्लैंड जो है जल शक्ति में मजबूत था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ये भी चर्चा हो चुका था, ऊपर में ही पॉइंट में आ गया है। ये कारखानों पर, उद्योग क्रांति पर वहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया था। आर्थिक नीति का अभाव नेपोलियन की क्रांति में था। 3 भयंकर भूलें जो नेपोलियन किया था वो पर वहाँ अब आगे देखते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन जब सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय उसने कहा था कि महाद्वीपीय व्यवस्था, स्पेन का फोड़ा और मॉस्को अभियान ने मेरा सर्वनाश कर दिया। वो खुद बताए कि ये सब चीज़ कारण था मेरे विनाश का। नेपोलियन का यह कथन बिल्कुल ठीक था। ये 3 घटनाएं उसके पतन के मुख्य कारण थी। एक, महाद्वीपीय व्यवस्था, पूरा महाद्वीप को एक करना चाह रहा था वो। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन को निरंतर युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करने पर ही उसका पूरा जीवन चला गया। इसके लिए पुर्तगाल और स्पेन पर अधिकार स्थापित किया। फिर प्रायद्वीपीय युद्ध आरंभ हुआ। उसने यूरोप के राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए आज्ञप्ति निकाली, परंतु उससे न केवल यूरोपीय राज्यों का व्यापार और वाणिज्य ही नष्ट हुआ, वरन व्यापारी और साधारण मनुष्य भी उसके विरोधी बन गए। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई है। वो अपना एक राज्य आदेश निकालता था। यद्यपि नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया, तथापि वह यूरोप की मांगों को पूरा नहीं कर सका। जितना मांग था उतना नहीं कर पाया। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन को रूस की मैत्री खोनी पड़ी तथा उस पर आक्रमण करना पड़ा। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण नेपोलियन का पतन हुआ। प्रायद्वीपीय युद्ध भी हुआ। बार बार युद्ध से शक्ति जो है वो विभाजित हो जाती है। आप जानते हैं कि नाश ही होता है इससे। रूस का अभियान जो था वो भी सही नहीं माना गया इनके लिए। आक्रमण करने का जो रूस पर था, ये नेपोलियन का भूल था। एक तो उसकी सेना निरंतर युद्धों में थक चुकी थी, और फिर रूस के युद्ध के लिए उसकी रणनीति भी उपयुक्त नहीं थी। नेपोलियन को विश्वास था कि वह रूस को भी इटली, ऑस्ट्रिया या प्रसा की तरह हरा देगा, लेकिन वहाँ उसको लेने के देने पड़ गए। रूस के सैनिकों ने ध्वंस नीति का अवलंब न किया। यद्यपि मॉस्को पर नेपोलियन का अधिकार हो गया, परंतु वहाँ से उसे निराश लौटना। मॉस्को अभियान से नेपोलियन की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई, और मित्र राष्ट्रों का जो हौसला था वो भी कमज़ोर हो गया। मित्र राष्ट्रों का हौसला बढ़ा। उन्होंने फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बनाई और नेपोलियन को पराजित किया। सब ने मिल करके इसको फिर घेरा। नेपोलियन के उत्थान और पतन के इतिहास से एक ही उपदेश मिलता है, जैसा कि लेखक ने लिखा था, एक लेखक ने, कि वह भूल गया था कि मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता। राष्ट्र व्यक्ति से ऊंचा होता है। नैतिक सिद्धांत मानवता से बहुत ऊंचे हैं। युद्ध जीवन का सर्वोच्च आदर्श नहीं है, क्योंकि शांति युद्ध से कहीं ऊंची है। नेपोलियन के पतन से प्राचीन यूनान के उस एक कवि की याद भी हो जाती, जिसने लिखा था, लिस्ट द इमेमोरियल वर्ल्ड हुज एवर शेल टेक द स्वॉर्ड
shall perish by sword। तो इसी के साथ इस प्रश्न का आंसर जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे की बात फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।